नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 16 आईएएस अफसर्स को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए। डॉक्टर सुबोध अग्रवाल अध्यक्ष, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के आलोक गुप्ता प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग, आलोक गुप्ता प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग, मंजू राजपाल आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण की बनाई गई हैं। तो वहीं महेश चंद्र शर्मा संभागीय आयुक्त अजमेर, शक्ति सिंह राठौड़ प्रबंधक निदेशक राजफेड, उत्साह चौधरी आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, मुकुल शर्मा कलेक्टर सलुम्बर, टी रविकांत प्रमुख शासन सचिव यूडीएच, वैभव गालरिया प्रमुख शासन सचिव कृषि और उद्यानिकी के नियुक्त किए गए हैं। ये तस्वीर, ये सूची आपको दिखा रहे हैं, वो लिस्ट दिखा रहे हैं जहां पर 40 आईएएस अफसर्स के तबादले हुए हैं, जबकि कईयों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। कि कर वो नाम भी आपको बता रहे हैं जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो जयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी कर दी गई है। ये सूची भी आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर वो 40 नाम आपको दिख रहे होंगे जिनके तबादले किए गए हैं और एक बड़ा जिम्मा उनके कंधे पर सौंपा गया है अन्य जगह पर। साथ ही साथ कई ऐसे अधिकारी भी हैं जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया, यानी कि पहले जो जिम्मेदारी उनके पास थी वो तो उनके पास है ही, साथ ही साथ कई अन्य जिम्मेदारियां भी उन्हें दी गई है। कुल 16 ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें डॉक्टर सुबोध अग्रवाल को अध्यक्ष बनाया गया। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान से आलोक गुप्ता को प्रमुख शासन सचिव नियुक्त किया गया। ऊर्जा विभाग में आलोक गुप्ता को प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। तो वहीं मंजू राजपाल को आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण का जिम्मा सौंपा गया है। महेश चंद्र शर्मा अब संभागीय आयुक्त होंगे अजमेर से। शक्ति सिंह राठौड़ प्रबंधक निदेशक राजफेड के होंगे। उत्साह चौधरी आयुक्त बनाए गए हैं जोधपुर विकास प्राधिकरण के। मुकुल शर्मा कलेक्टर बन गए हैं सलुम्बर के। टी रविकांत प्रमुख शासन सचिव यूडीएच में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वैभव गालरिया प्रमुख शासन सचिव कृषि और उद्यानिकी के बनाए गए हैं। तो एक एक कर वो नाम भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर 40 आईएएस अफसर्स के एक साथ तबादले हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर 16 आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो भजन लाल सरकार के बनने के बाद से ही लगातार ट्रांसफर के लिस्ट सामने आ रहे हैं, जहां पर एक एक कर कई अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। और एक बार फिर से जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां पर 40 आईएएस अफसर्स के तबादले किए गए हैं। तो 16 अफसर ऐसे हैं जिन्हें अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए वो नाम आपको बता रहे हैं। जब से भजन लाल सरकार बनी है, जब से बीजेपी सरकार में आई है और जब से भजन लाल ने शपथ ग्रहण किया है, तब से कई सूची ऐसी सामने आ चुकी हैं जहां पर अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। तो बड़ी प्रशासनिक सर्जरी ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके वो नाम आपको बता रहे हैं जहां पर जिन अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, साथ ही साथ जिन अधिकारियों के ट्रांसफर भी किए गए। तो एक बड़ा फेरबदल, 40 आईएएस अफसर्स के तबादले हुए हैं, जबकि 16 आईएएस ऑफिसर को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। और रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री ने अजमेर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया और लाभार्थियों से बातचीत भी की। शिविर में अलग अलग स्टॉल्स भी लगाई गई थी, अलग अलग योजनाओं की, जिनका मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। इस दौरान संसाधन मंत्री भी मौजूद रहे। पुष्कर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान शक्ति और भक्ति का प्रदेश है, यहां अपराधियों की कोई जगह नहीं है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब अजमेर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे, विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया, लोगों से भी बातचीत की, योजनाओं का फीडबैक लिया,
साथ ही साथ जनसभा के दौरान जमकर अपराधियों पर निशाना साधा और उन्हें चेतावनी दी। कहते हैं 19 पेपरों में से 17 पेपर लीक किए। अरे भाई, ये युवा है और युवा रोजगार के लिए पेपर देता है। युवा के मन में जो टीस थी, युवा के मन में जो उफान था, युवा जो परेशान था, हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम एसआईटी गठित करेंगे। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, एडीजी के नेतृत्व में हमने एसआईटी गठित की और उस एसआईटी ने काम भी प्रारंभ कर दिया। ऐसे लोग जो नकल करवाते थे और जो नकल में किसी तरह से हिस्सा लेते थे, उनका भी इंतजाम होने वाला है और उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया है। संगठित अपराध के लिए हमने गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया है, जिसने अपना काम प्रारंभ किया है। जिस तरह के अपराध होते थे और अपराधी निकल जाते थे, ये राजस्थान है, ये शक्ति और भक्ति की धरती है, ये अपराध की धरती नहीं है। हम कहना चाहते हैं, यहां किसी भी तरह का अपराध सहन नहीं किया जाएगा। तो शिविर के बाद मुख्यमंत्री सीधे जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद लिया और इसके बाद वो पवित्र पुष्कर सरोवर पहुंचे, जहां विधिवत रूप से उन्होंने पूजा अर्चना करते हुए दुग्ध अभिषेक भी किया और प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शिविर में कई योजनाओं का फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूजा अर्चना करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लिया। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वहां पूजा अर्चना की और प्रदेश के खुशहाली की कामना की। भजनलाल शर्मा आज पुष्कर पहुंचे, जहां वह ब्रह्मा के दर्शन करने के बाद ही सरोवर में पूजा अर्चना भी की और यहां पर आम जनता को संबोधित भी किया। किस तरह का कार्यक्रम था, जल संसाधन मंत्री हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। आज मुख्यमंत्री अजमेर आए, काफ़ी जनता ने उनका स्वागत भी किया, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है हम सब लोगों के लिए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश के मुखिया आदरणीय भजनलाल जी शर्मा हमारे पुष्कर पधारे। गणाइडा के अंदर उन्होंने जो कैंप चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा का, उसका निरीक्षण भी किया, हम लोगों से संवाद भी किया। उसके बाद जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए, परम पिता हमारे जो पवित्र सरोवर है उनके पूजा अर्चना करके उन्होंने प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना करी। और वो पुष्कर को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। अभी गाड़ी में जब आ रहे थे तो पुष्कर के विकास के लिए उन्होंने बात करी और कहा कि जो भी प्रोजेक्ट बनाना बनाइए, पैसों की कोई कमी नहीं आएगी तीर्थराज पुष्कर के विकास के लिए। तो आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इन सफलता के लिए मैं हमारे कार्यकर्ता, आम लोग और प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कॉरिडोर बनाने की बात आपने कही थी, उसको लेकर कोई चर्चा हुई या केवल विकास को लेकर ही? देखिए, कॉरिडोर की जहाँ तक बात है, हमारे केंद्रीय जो सांस्कृतिक मंत्री है अर्जुन लाल जी मेघवाल साहब, मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ क्योंकि उन्हीं के विभाग से ये काम होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पधारे थे। उसके बाद पीओ से भी मेरा लगातार संवाद जारी है और निश्चित रूप से। तो वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा के बयान पर मंत्री अविनाश गहलोत ने पलटवार किया है। कहा, ये नाथी के बाड़े की सरकार नहीं है, ये राम राज्य आम जनता की सरकार है। उन्होंने कहा कि डोटासरा बड़बोले हैं, इसीलिए गंभीरता नहीं दिखती। बड़बोलेपन से ही जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस किस मुंह से राम मंदिर जाएगी? कांग्रेसी शुरू से ही राम को काल्पनिक बताते हैं, शुरू से ही राम को नकारते आए हैं। वो लोग किस मुंह से राम मंदिर जाएंगे? तो एक एक कर कई बयान, कई पलटवार मंत्री अविनाश गहलोत की ओर से सुनाते हैं क्या कुछ कहा। आज हमारी विभाग की बैठक है। हम लोग आपको 60 दिन की कार्य योजना बनाकर देने वाले हैं कि हम 60 दिन में क्या करने वाले हैं। दूसरे मुद्दों की बात दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार शुरू से जब
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सकते हैं कि भगवान राम काल्पनिक हैं, राम सेतु काल्पनिक है। तो मैं समझता हूं किस मुंह से वो राम मंदिर में जाएंगे। उनकी मुझे नहीं लगता है कि आत्मा गवाही देगी कि हम लोग राम मंदिर में जाए, जो राम के ही विपरीत है, राम की कल्पना के ही विपरीत, तो वो लोग कैसे जाएंगे जो राम विरोधी हो सकते हैं। उनके लिए तो मैं नहीं समझता कि राम मंदिर में जाना उचित होगा। हमने तो हमारी परंपरा का निर्वहन करते हुए जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल है उन्होंने उनको निमंत्रण दिया है, क्योंकि भारत चलता है सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ में। लेकिन वो लोग तुष्टिकरण की राजनीति के कारण लगभग 75 साल की आजादी में जब से चुनाव होने लगे उसके बाद 50-55 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन उन्होंने वर्ग विशेष को खुश करने के लिए जो हमारा बहुसंख्यक समाज है उसको इग्नोर करके इन लोगों ने जो अन्याय अत्याचार किया है, अब उसकी पराकाष्ठा हो गई। तो निश्चित ही देश की जनता ने उनको बार करा। तो वहीं राम मंदिर जाने वाले सवाल पर सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी। बोले, मंदिर जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं, मेरा जब मन होगा मैं जाऊंगा। सुनिए। मुझे किसी के अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, मंदिर के दर्शन करने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा। और देश में जितने भी तीर्थ हैं वहां सब हमारे साथी लोग जाते हैं देश के। ये भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, इस पर राजनीति करना मैं समझता हूं गलत है। आपको राजनीति करनी है मुद्दों पे करें, आप निवेश पर करें, गरीबों पर करें, किसानों पर करें, अपनी आर्थिक नीतियों पर करें। उधर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में यूडीएच, स्वायत्त शासन विभाग, हाउसिंग बोर्ड, जेडीए, मेट्रो सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों से पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर 7 दिन में रिपोर्ट तलब किया। साथ ही नगर निकाय के बजट आवंटन की जानकारी को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। साथ ही अधूरे काम, अतिक्रमण को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा है। न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत भी की और बताया कि कैसे वो आगे कामकाज करेंगे, अपना विजन न्यूज 18 के सामने रखा। सुनिए। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज यूडीएच महकमे की पहली बैठक ली है जिसके अंदर यूडीएच, एलएसजी, मेट्रो और हाउसिंग बोर्ड सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सर, आज सर पहली बैठक आपने ली है, अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं, क्या कुछ राज बैठक है? आज जब से मेरे पास विभाग का घोषणा हुई थी उसके बाद जो सूचनाएं थी उससे पहले जो जानकारियां मेरे पास थी, जनप्रतिनिधियों द्वारा जो जानकारी मेरे पास आई, आम जनता से जो कुछ शिकायतें और बातें मेरे पास आई, उन सब के मामले में अधिकारियों के साथ मैंने चर्चा करके उनको निर्देश दिए हैं। मैंने देखिए उनको आज की मीटिंग में 2-3 बातें स्पष्ट की हैं। मुझे हर काम पारदर्शी तरीके से चाहिए, भ्रष्टाचार रहित चाहिए, और जो भी विकास के काम हो, जो भी योजना परियोजना आप बनाओ, वो गुणवत्ता के साथ समयावधि में पूरा हो। जो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, लंबे समय से अनावश्यक रुके हुए हैं, उनके बारे में भी मैंने उनसे स्पष्ट करवाया कि क्या कारण है, वो कारण सहित आप मुझे भिजवाएं, ताकि और भविष्य में दोबारा कोई जो भी योजना परियोजना प्रोजेक्ट बने तो इन कमियों खामियों को दुरुस्त करते हुए ही उनमें आगे काम समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो, इस प्रकार की व्यवस्था करें। और इसके अलावा मैंने उनको ये भी निर्देशित किया कि मैं अभी 2 बार विद्याधर नगर गया था इस कार्यक्रमों में, वहाँ पिछले 4-6 महीने पहले सड़कें बनी और बहुत जगह जल भराव के कारण वो वापस टूट भी गई। तो भविष्य में विकास के काम हो तो इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो भविष्य में त्रुटियां नहीं रहे, इसके बारे में मैंने सारे अभियंत्रिक सेवा के अधिकारियों को निर्देशित किया जेडीए में। और वो करेंगे इस बीच जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। स्वायत्त शासन विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम, नगर परिषद, पालिकाओं में मनोनयन निरस्त किया गया है। मनोनीत सदस्यों को भी सदस्य पद से हटाया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। स्वायत्त शासन निदेशक हृदय शर्मा ने ये आदेश जारी किए। अधिसूचना ये आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आदेश जारी किए गए हैं स्वायत्त शासन निदेशक की ओर से, और इस संबंध में ये कहा गया है कि जितने भी मनोनीत सदस्य हैं सभी को उनके पद से हटाया जाए।
तो वहीं सांसद राहुल कसवा और राजेंद्र राठौड़ के बीच लड़ाई पोस्टर वॉर में तब्दील हो चुकी है। चूरू जिले की तारानगर और साहवा कस्बे में राहुल कसवा की फोटो लगे पोस्टर पर चर्चा किए जा रहे हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि मोदी जी आपसे बैर नहीं, चूरू सांसद राहुल कसवा आप स्वीकार नहीं। इतना ही नहीं, कसवा के फोटो के नीचे अंग्रेजी में नॉट एक्सेप्टेड लिखा गया है। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिस पर सियासी पारा भी हाई है। ना ही इस बात का खुलासा हो पाया है कि ये पोस्टर किसने लिखा है, ना ही किसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। और अब खबर जोधपुर से है, जहां बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की याचिका पर जन सुनवाई टल चुकी है। जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। मामले को अन्य बेंच में भेजने के आदेश दिए गए। हाईकोर्ट का ऑर्डर ऑफ स्टेट ऑफ यूपी पेश किया हुआ है। इसमें ये स्पेसिफिक कहा है कि पॉक्सो केस में यदि कोई एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर रिक्वेस्ट नहीं हो सकती इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर। एंड दक्षाबेन स्टेट ऑफ गुजरात में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जहाँ पे हीनस क्राइम्स होते हैं वहाँ पे अगर राजीनामा कर भी लेती है पार्टी तो भी एफआईआर रिक्वेस्ट नहीं हो सकती। और अब खबर जयपुर से है, जहां विद्याधर नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विदेशी नागरिकों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुराने विद्याधर नगर के मकान नंबर A281 में फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म को क्रैक कर डेटा चोरी ये बदमाशों की ओर से की जा रही थी। असली डेटा और वीडियो चोरी कर कंपनी रेट से सस्ते में बेचने का अवैध कारोबार किया जा रहा था। अभिषेक, गौतम, रोहित, राहुल सहित अन्य शातिर बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है। और ये आदतन है इस तरह क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड का डेटा हैक कर लिया, फिर उस क्रेडिट कार्ड से ये सामान मंगवाएंगे। जब तक आपको ये रियलाइज होगा और आप अपना कार्ड ब्लॉक करोगे तब तक इनके एड्रेस पे ये सामान आ जाएगा और फिर ये अपना एड्रेस चेंज भी कर लेते थे। ये मैंने आपको उदाहरणवश एक कहा है क्योंकि ये बहुत सुपीरियर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो ये एक दिन में हजारों क्रेडिट कार्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। राजधानी जयपुर की विद्याधर नगर थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी से जुड़े 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बड़ी बात यह है कि इन आरोपियों के पास में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटा मिला है। इसमें इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डेटा ज्यादातर तौर पर मिला है, जिसको सीधे तौर पर हैक करके इंटरनेट के माध्यम से ये आरोपी अपनी आलीशान जिंदगी जी रहे थे। फिलहाल विद्याधर नगर थाना पुलिस इन चारों बदमाशों से पूछताछ कर रही है और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये चारों ही आरोपी जो है 10वीं और 12वीं पास बताए जा रहे हैं, लेकिन तकनीक का नॉलेज इतना भयंकर है कि करोड़ों रुपए की ठगी को हर महीने ये लोग अंजाम दे रहे थे। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और उम्मीद है पुलिस को कि इस पूरे मामले में नेटवर्क से जुड़े और लोग भी पकड़ में आ सकेंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और करेंगे बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर है, हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। हथियारों को सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। हथियार के खिलाफ अभियान में कार्रवाई की गई है, जिसकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जहां पर कार्रवाई की गई है। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। जो प्रैक्टिस या जैसे कोई ग्राहक खरीदने आता है तो उसको चला करके दिखाने के लिए टेस्टिंग के उद्देश्य से फायर किए हुए खाली कारतूस हैं। बाकी किन किन लोगों को हथियार इसके द्वारा बेचान किए गए हैं, कारतूस बेचान किए गए हैं और कहां से इन हथियारों का आदान प्रदान किया गया है, परचेज कहां से किए गए हैं, इस बारे में विस्तृत अनुसंधान अभी जारी है। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड है, कुछ क्या है? आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड डिटेल्ड आपके साथ में साझा कर दिया। तो वहीं गैंगस्टर लॉरेंस का झूठा गुर्गा बनकर 20 करोड़ रुपए की वसूली और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी के सनसनीखेज मामले पर सवाई माधोपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक महाराज का निजी सचिव घटना का सूत्रधार निकला है। मामले में पुलिस ने महंत के निजी सचिव समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी की मदद से 1 दर्जन से अधिक जगहों पर दबिश दी थी।
बता दें कि महाकाल मंदिर के थानापति महंत बलराज महाराज को कई महीने से लॉरेंस के गुर्गे वसूली के साथ धमकियां दे रहे थे, जिससे लेकर पुलिस ने मामले पर जांच पड़ताल शुरू की थी और इस मामले पर पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। खंडार थाने में जो ग्रामीण सर्कल में आता है, इसमें 30 दिसंबर को एक मुकदमा दर्ज हुआ जो स्वयं थानापति महंत बलराम महाराज जी ने दर्ज कराया कि उन्हें कोई लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की। इसमें एडिशनल साहब हिमांशु जी, ग्रामीण डिप्टी साहब अनिल डोरिया जी, वहाँ के SHO साहब और साइबर थाने की विशेष टीम DST QRT मिल करके अलग अलग टीमों ने कई जगह दबिश दी, पुराने चालानशुदा व्यक्तियों के बारे में पूछताछ की। और करेंगे खबर टोंक से है, जहां पर संत की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP राजर्षि राज वर्मा ने मामले पर खुलासा करते हुए कहा कि दोनों आरोपी चोरी के इरादे से मंदिर में घुसे थे। संत के जाग जाने से आरोपियों ने फावड़े से सिर पर वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करने के लिए टीमों का गठन किया। 100 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की गई तो कुछ लोगों का FSL गांधीनगर गुजरात में पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया गया। मामले में 3 और आरोपियों की तलाश जारी है। पिछले 4 महीने से हम अथक प्रयास कर रहे थे। काफ़ी 100 से ऊपर लोगों से हमने पूछताछ की, अपना मुखबिर जो हमारा तंत्र है उसको एक्टिवेट किया, काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस किया। इसमें हमने पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया था। जो कुछ संदिग्ध थे उनको हमने गांधीनगर FSL भी भेजा था, वहाँ उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ था। जो पहला जो घटना का जो पूरा मास्टरमाइंड था, जिसने पूरी प्लानिंग की थी, वो बालू मोगिया है जो कि डिग्गी का ही रहने वाला है। इसके पहले भी चोरी नकबजनी के मुकदमे दर्ज हैं। और इसका साथी जो मेन साथी था मुलजिम जोधाराम मोगिया, जिसने एक्चुअल में जो घटना को कारित किया, जिसने हमला किया बाबा के ऊपर, ये जोधाराम था। इसके भी ये बहुत हार्डकोर अपराधी है। इसके 302 के पहले के ही 2 मुकदमे दर्ज हैं। सवाई माधोपुर में इसकी स्थायी वारंटी निकली हुई है। हमारे ज़िले में भी दूनी थाने में 2011 में एक 302 का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज है। ये फिलहाल बेल पर चल रहा था। ये चोरी के दौरान बाबा जी की नींद खुल गई और इन्होंने फिर डर के मारे फिर वहाँ पर एक फावड़ा पड़ा था, उससे उन पर वार करके उनकी हत्या की। और खबर अजमेर से है, जहां पर रामगंज थाने में ATM बदलकर 83,000 की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। पीड़ित ने बताया कि जब वो ATM से पैसे निकालने गया था, इसी दौरान 3 बदमाश वहां पहुंचे और पर्ची निकालने की बात कर उसे ATM बदल लिया, वहां से निकल गए। बाद में बदमाशों ने पीड़ित के अकाउंट से 83,000 रुपए पार कर लिए। मैं सर रामगंज में ATM में पैसे निकालने गया और मैं पैसे निकाल भी चुका। पैसे निकाल के अंदर से बाहर भी आ गया था। तो उसी वक्त 3 लड़का आए। तो एक लड़का बोल रहा था, बोले इसकी स्लिप निकालो। मैंने कहा भाई मेरे को कोई स्लिप की ज़रूरत नहीं है। और क्या फिर एक दूसरा लड़का बोले यार अंकल जी हमारा वो पैसा निकलेगा, कैश अटक जाएगा, आपको क्या परेशानी है। तो मैंने ठीक है। उसके बाद मेरे को कुछ पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके साथ गया अंदर, ATM निकाला और ATM उसमें डाल दिया और पिन भी डाल दिया। उसी बीच उन्होंने मेरा ATM फ्रॉड कर लिया, दूसरा ATM उसमें डाल दिया और वो वहाँ से चलते बने और मुझे पता भी पड़ गया। मैंने कहा यार ये मेरा ATM नहीं है, नाम दूसरा था उसमें, कोई रंजित नाम का। और में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी ने पत्रकारों से बात करते हुए लोगों से 22 जनवरी को अपने घरों में रामोत्सव मनाने की अपील की। साथ ही कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर 26 जनवरी से अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन को जा सकते हैं। 500 साल पुराना सपना साकार होने जा रहा है। राम मंदिर अब सिर्फ बीजेपी का मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम उत्सव पूरे देश भर में बन रहा है। 500 वर्षों पुराना हमारा सबका सपना कि अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर बने, जहां अयोध्या जी में प्रभु श्री राम लला विराजमान होंगे, भव्य आरती होगी। वो कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लाइव टीवी पर, लाइव LED पर उस कार्यक्रम को देखेंगे। अपने अपने गांव में मंदिरों की पर प्रभु की आरती होगी, वहाँ भंडारा प्रसादी होगी।
और शाम के समय प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर दिया जलाएगा। जिस प्रकार से लंका पर विजय के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या जी आए थे और उसके बाद से पूरा देश दिवाली मना रहा है, तो 22 तारीख को भी राम उत्सव पूरे प्रदेश और देश में होगा और इसकी तैयारियां बहुत बड़े स्तर पर चल रही है। अब तो समाज स्वयं आगे आ गया है इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर।